नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। फ्रेंड्स उस सीरीज का यह 8 क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने 7th क्लास तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 7th क्लास में डिस्कस किया था जनवरी फरवरी 2017 के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स इस पेपर में हमने 7th क्लास में जो है वो 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। और फ्रेंड्स ये है हमारा जनवरी फरवरी 2017 के सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पार्ट। अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखें और अपना डाउट क्लियर करें। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड पार्ट यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम प्रयास करेंगे आज कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था फ्रेंड्स। देखिए आपसे क्या पूछा है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा है और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्लोअर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट एट, मतलब आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्लोअर इंस्पेक्शन क्या होता है ना। तो फ्लोअर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण करना, है ना। और फ्लोअर का अर्थ होता है कि आप उसी स्थान पे जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं जिस स्थान पे कोई भी मशीन के पार्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना। और एक इंस्पेक्शन होता है जो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, जो कि उसके लिए एक कंप्लीट अलग से रूम बना हुआ रहता है इंस्पेक्शन रूम। उसमें जाकर वो पार्ट क्या होता है चेक होता है और वहाँ से अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो समझिए कि आपका प्रोडक्शन पीस जो है, जो आप मशीन के पार्ट्स को प्रोडक्शन किए हैं, वो आपका एक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो फ्रेंड्स पूरी पूरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंस्पेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो इंस्पेक्शन फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन इंस्पेक्शन? एक होता है फ्लोअर इंस्पेक्शन और एक होता है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, है ना। तो हमने आपको बताया कि जो फ्लोअर इंस्पेक्शन होता है उस इंस्पेक्शन में क्या होता है कि वहाँ के जो इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं या निरीक्षण करने वाले होते हैं कि हमारा जो पार्ट्स है वो कंप्लीट सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो क्या करते हैं इंस्पेक्शन करने वाले, वो डायरेक्टली चले जाते हैं वर्कशॉप में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो उसको हम बोलेंगे फ्लोअर इंस्पेक्शन। और सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन क्या है? सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन वैसा इंस्पेक्शन है जो कि पूरी तरह से जब मशीन के पार्ट्स प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं यानी कि बना दिए जाते हैं तो उस मशीन के पार्ट्स जो बने हैं उसको कहाँ लेकर जाया जाता है? सेंट्रलाइज रूम में, है ना। एक अलग से बना हुआ रहता है सेंट्रलाइज रूम और उस रूम में जाकर उसको चेक किया जाता है। तो अगर वहाँ से वो जो मशीन के पार्ट्स है अगर वो प्रोडक्ट क्या हो एक्सेप्टेबल हो जाए तो आपका जो मशीन के पार्ट्स है जो आप प्रोड्यूस किए हैं, है ना, यानी प्रोडक्शन किए हैं, वो आपका एक्सेप्टेबल माना जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप बात समझने का प्रयास करिएगा कि हमारा जो है एक होता है इंस्पेक्शन, यहाँ पे जो होता है फ्लोअर इंस्पेक्शन होता है, एक होता है सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन होता है ना। तो फ्लोअर इंस्पेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे एक्चुअल जॉब प्लेस पर भी जहाँ पे जॉब बन रहा है वहाँ पे जाकर चेक करते हैं
और सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक अलग से सेंट्रलाइज रूम बना हुआ रहता है ना। तो वहाँ पे जाकर उस पार्ट को वहाँ पे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन की ओर, है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हम आप लोगों को पूरी पूरी समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपके नेक्स्ट भी क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो और यहाँ पे देखिएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन था कि फ्लोर इंस्पेक्शन इज कैरी आउट एट, यानी कि फ्लोर इंस्पेक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, तो इन सेपरेट रूम। हाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इन सेपरेट रूम, क्या एक अलग से सेपरेट रूम जो बना है उसमें जाकर हम इंस्पेक्शन करते हैं क्या। हाँ। उसके बाद ऑप्शन बी एट सर्टेन इंटरवल, यानी इंटरवल के बाद, उसके बाद एट एक्चुअल जॉब प्लेस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है क्या, एट एक्चुअल जॉब प्लेस, यानी जहाँ पे जॉब बन रहा है वहीं पे आप जाकर उसको इंस्पेक्शन करते हैं। तो वैसा इंस्पेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोर इंस्पेक्शन होगा, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्लियर। अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, और आपसे पूछा है इन ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम नंबर ऑफ ग्रेड फिट्स आर, यानी फ्रेंड्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में, है ना, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में जो फीट के ग्रेड होते हैं उसके बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में जो ग्रेड के फिट्स के जो ग्रेड होते हैं वो फ्रेंड्स आपका 21 होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। और अगर आपसे पूछे कि यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितने होते हैं बीआईएस स्टैंडर्ड सिस्टम में, तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, है ना। तो एक बार यहाँ से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपसे पूछे ग्रेड ऑफ फिट्स, है ना, तो वहां पे क्या होगा 21। और अगर आपसे पूछे कि ग्रेड टॉलरेंस, है ना, तो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस अगर आपसे पूछे तो वहां पे क्या हो जाएगा 16। ये होगा आपका बीआईएस सिस्टम में, है ना। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी 21 आपका ग्रेड ऑफ फिट्स होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा है लिमिट और लिमिट फिट्स टॉलरेंस से रिलेटेड। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्रेड्स फॉर फंडामेंटल टॉलरेंस, है ना। तो नंबर ऑफ ग्रेड्स फंडामेंटल टॉलरेंस, यानी फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं, तो फंडामेंटल टॉलरेंस जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपका 18 होते हैं। ये फंडामेंटल टॉलरेंस कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कितने कितने होते हैं, तो फंडामेंटल टॉलरेंस जो होते हैं हमारे 18 ग्रेड्स होते हैं, जो हमारा IT 01, IT 0, IT 1 से IT 16 तक होता है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या IT 01, IT 0, IT 0, IT 1, है ना, और IT 16 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा IT 01, उसके बाद IT 0, उसके बाद IT 1 से IT 16 तक होता है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, है ना। ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होते हैं यहाँ पे 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फंडामेंटल डेविएशन, है ना,
फंडामेंटल डेविएशन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो फंडामेंटल डेविएशन की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो 25 होती है, और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आपका क्या होता है 18 होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस पूछे तो यहाँ पे फंडामेंटल टॉलरेंस 18 होता है, और फंडामेंटल डेविएशन की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, डायमीटर ऑफ ब्लैंक साइज फॉर कटिंग ऑफ M10 थ्रेड विथ पिच 1.5 mm। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ब्लैक साइज आपको निकालने के लिए यहाँ पे दिया है जिसका मेजर डायमीटर 10 और उसकी जो पिच है 1.5 mm है। देखिए फ्रेंड्स ब्लैंक साइज हम कब निकालते हैं, ब्लैंक साइज हम तब निकालते हैं जब हमें क्या करनी हो, एक्सटर्नल थ्रेड को काटना है ना। एक्सटर्नल थ्रेड इन द सेंस किसी भी बोल्ट पे, है ना। क्या करें, किसी भी बोल्ट पे हमको क्या करना हो, एक्सटर्नल थ्रेड काटना हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक साइज निकालते हैं। और अगर आपको किसी हॉल के अंदर थ्रेड काटनी हो तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, टैप ड्रिल साइज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टैप ड्रिल साइज निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टैप ड्रिल साइज को हमने वीडियो में डिस्कस किया है और उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम चलिए आज बात करेंगे ब्लैंक साइज की, कैसे निकालते हैं, है ना। तो ब्लैंक साइज का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप इसको नोट करिएगा। ब्लैंक साइज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी डी इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि पिच अपॉन 10। क्लियर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक साइज हो जाएगा, और डी और स्मॉल डी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, M10 हो जाएगा, यानी कि मेजर डायमीटर, है ना। और 1.5 आपका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सबसे पहले, ये आपका कैपिटल डी जो है आपका ब्लैक साइज हो गया, और स्मॉल डी जो है आपका मेजर डायमीटर यानी कि M10 हो गया, और माइनस हमको करना है पिच अपॉन 10 का ना, पिच अपॉन 10 का। तो चलिए चलिए यहाँ पे d इज इक्वल टू 10 माइनस पिच हमारा कितना है, पिच अपॉन 10 करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे पिच हमारा हो जाएगा 1.5, और 1.10 का वैल्यू कितना होता है, 1.10 का वैल्यू हो जाता है आपका 0.1 हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है क्या, 0.1 जो है आपका 10 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 0.15 आ जा रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक साइज जो निकल के आएगा 9.85। कितना आ गया फ्रेंड्स, 9.85। क्लियर, 9.85 यहाँ पे mm। क्लियर। तो यहाँ पे एक एम छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक एम यहाँ पे छोड़ा है, तो है ना। तो वहाँ पे 9.85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड को काटने के लिए आप ब्लैंक साइज निकाल सकते हैं, है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ड्रिल आरपीएम फॉर 10 mm होल, है ना। जो ड्रिल का जो आरपीएम है उसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ड्रिल आरपीएम फॉर 10 mm होल इन कटिंग स्पीड इज, है ना, 33 मीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो है ना यहाँ पे आरपीएम को फाइंड आउट करना है ना। आरपीएम को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो
हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपको कटिंग स्पीड निकालनी है तो कटिंग स्पीड के लिए क्या होता है, आरपीएम इंटू पाई इंटू डी इज यहाँ पे अपॉन में 1000, है ना। ये आपका कटिंग स्पीड का था फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आरपीएम की, तो आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाई पाई इंटू डी। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका जो है वो क्या होगा, देखिएगा ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या है आरपीएम के लिए, और ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है कटिंग स्पीड के लिए। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, तभी आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आरपीएम की ओर चलते हैं। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे आरपीएम की, है ना, तो आरपीएम में हम क्या, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, आरपीएम में था कटिंग स्पीड 1000 क्लियर बाई पाई इंटू डी, यही था ना। तो अगर हम यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है वो कितना है, सबसे पहले कटिंग स्पीड हमारा 33 इंटू 1000, है ना। और उसके बाद आपका यहाँ पे पाई का मान 3.14 इंटू डी जो है हमारा 10 है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1050 आएगा। आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, है ना। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1050। चलिए अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, अधेसिव बॉन्डिंग आर यूज फॉर, यानी कि अधेसिव बॉन्डिंग जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा फास्टनिंग एंड सीलिंग दोनों के लिए, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बोथ ए और बी, यानी फास्टनिंग और सीलिंग दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, अधेसिव बॉन्डिंग का यूज करते हैं, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे पूछा है 22 नंबर का। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोर हार्डनेस ऑफ डॉयल पिन इज, फ्रेंड्स बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए कोर हार्डनेस ऑफ डॉयल पिन, यानी डॉयल पिन का जो कोर हार्डनेस होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, तो कोर हार्डनेस होता है 50 टू 54 HRC, यानी कि हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। यहाँ पे हार्डनेस जो होता है इसका कितना होता है, 50 से 54 HRC कोर हार्डनेस। और अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सरफेस हार्डनेस, तो सरफेस हार्डनेस कितना होता है, 60 से 64 HRC आपका यहाँ पे होता है सरफेस हार्डनेस, है ना। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 22 का राइट आंसर होगा कोर हार्डनेस 50 से 54। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि व्हेन सल्फर इज एडेड टू स्टील इट, यानी कि जब हम स्टील में सल्फर को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या सरफेस फिनिश। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है ना, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। व्हेन सल्फर इज एडेड टू स्टील इट्स, यानी कि अगर आप स्टील में सल्फर को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आपका स्टील क्या होगा, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या सरफेस फिनिश। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटलनेस होगा। यानी अगर आप स्टील में सल्फर मिलाते हैं ना तो वहाँ पे भंगुरता की गुण आ जाएगी, यानी ब्रिटलनेस। तो ये याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 24 नंबर का, और यहाँ से बर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय, यानी कि बर्नियर हाइट गेज का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसे हम करते हैं। तो बर्नियर हाइट गेज का जो स्पेसिफिकेशन करते हैं, हाइट ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल के हाइट से हम क्या करते हैं, बर्नियर हाइट गेज का यहाँ पे हम साइज लेते हैं। क्लियर, राइट। तो अब चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, विच टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज इन वेल्डिंग शॉप। क्लियर, यानी वेल्डिंग शॉप में किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर फ्रेंड्स क्या होता है, आग को बुझाने में जो हम यंत्र यूज करते हैं ना, उसको एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि वेल्डिंग शॉप में हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो वेल्डिंग शॉप में जो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेलेन एक्सटिंग्विशर। हेलेन एक्सटिंग्विशर जो है आपका राइट आंसर होगा 25 का। क्लियर, इसी के साथ चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, पूछ रहा है कि इन 18 to 8 स्टेनलेस स्टील, क्लियर, और 8 इंडिकेट्स टू परसेंटेज ऑफ। देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है ना, स्टेनलेस स्टील में हमारा जो मुख्य धातु का जो मिश्रण होता है वो होता है 18 और रेशियो 8। क्लियर, तो 18 हमारा क्या होता है, क्रोमियम होता है ना, और 8 क्या होता है, निकेल होता है। तो यही आपसे पूछा है कि 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 18 की बात करता तो 18 हमको क्रोमियम यहाँ पे इंडिकेट करेगा, लेकिन आपसे पूछा है कि 8 क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो 8 जो है ना आपका निकेल इंडिकेट कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, निकेल। क्लियर, अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूछा है 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज, यानी कि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट कितना है, यानी कि गलनांक कितना होता है, जस्ता का गलनांक कितना होता है। तो जस्ता का गलनांक होता है आपका 420 डिग्री सेल्सियस, है ना, 420 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो टीन का हो जाता है 232 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि लेड का, यानी कि शीशा का, तो शीशा का होता है 327 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 27 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे बी है, ऑप्शन बी, यानी 720 डिग्री सेल्सियस जिंक का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स राइट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कार्बन कंटेंट इन हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है वो कितना होती है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.7% से 1.5% आपका यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है ना, हाई कार्बन स्टील में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है कि कार्बन कंटेन इन ग्रे कास्ट आयरन, है ना। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि ग्रे कास्ट आयरन कैसा मटेरियल होता है। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो टफ मटेरियल होता है, और इसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन परसेंटेज की मात्रा जो होती है ग्रे कास्ट आयरन में 3 से 4% होती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्लियर, अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि सरफेस हार्डनेस ऑफ डॉयल पिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अभी जस्ट बात किया कि डॉयल पिन का कोर हार्डनेस कितना होता है, डॉयल पिन का सरफेस हार्डनेस कितना होता है। तो आप लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो सरफेस हार्डनेस के लिए हो जाएगा 60 to 64 HRC, यानी कि 60 से 64 HRC। अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाता है, यानी कि अभी जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहता कि कोर हार्डनेस क्या है, तो कोर हार्डनेस के लिए 50 से 54 HRC
हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।